नमस्कार। इस इंटेंसिव क्लिनिकल एग्जाम रिव्यू गाइड में आप सबका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम अपस्मार, मूर्छा और योशापस्मार पर आधारित शास्त्रीय ग्रंथों को डिकोड करने वाले हैं। एक मेडिकल स्कॉलर के रूप में इन जटिल विषयों की एकदम स्पष्ट समझ होना न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी बेहद जरूरी है। ये रहा हमारा आज का पूरा सिलेबस। हम शुरुआत करेंगे कुछ बेसिक परिभाषाओं से, फिर अपस्मार और मूर्छा के बीच का अंतर समझेंगे, योशापस्मार से इसकी तुलना करेंगे और आखिर में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल और डाइट पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 कोर डेफिनेशंस यानी मुख्य परिभाषाएं। किसी भी क्लिनिकल टेक्स्ट को समझने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना? तो आइए इन प्राचीन शब्दों को रियल वर्ल्ड सिचुएशन से जोड़कर देखते हैं ताकि ये थ्योरी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। सबसे पहले बात करते हैं अपस्मार यानी एपिलेप्सी की। इसे एक रियल वर्ल्ड उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहा है और अचानक बिना किसी ट्रिगर के वो गिर पड़ता है। उसे तेज झटके आ रहे हैं, मुंह से झाग निकल रहा है और जब वो होश में आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बस चेतना का अचानक चला जाना और इस तरह के हिंसक झटके ही अपस्मार का एकदम क्लासिक उदाहरण है। अब आते हैं मूर्छा यानी सिंकोप या फेंटिंग पर। ये अपस्मार से कैसे अलग है? जरा सोचिए, कोई इंसान तेज चिलचिलाती धूप में घंटों से खड़ा है। धीरे धीरे उसे चक्कर आने लगते हैं, मतली महसूस होती है और फिर ठंडे पसीने के साथ वो धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें शरीर में कोई झटके नहीं आते, बल्कि एक साफ बाहरी कारण होता है और इसका असर एकदम अचानक न होकर क्रमिक होता है। तीसरी टर्म है योशापस्मार, जिसे हम साइकोजेनिक नॉन एपिलेप्टिक सीजर्स या हिस्टेरिया भी कह सकते हैं। इसका उदाहरण बड़ा ही दिलचस्प है। फर्ज कीजिए कोई व्यक्ति नाटकीय ढंग से बेहोश होने का व्यवहार केवल तभी प्रदर्शित करता है जब उसे सुरक्षित रूप से पकड़ने के लिए आसपास उसके दोस्त या कोई दर्शक मौजूद हो, और जैसे ही एपिसोड खत्म होता है वो तुरंत होश में आ जाता है बिना किसी कंफ्यूजन के। यानी यहाँ समस्या न्यूरोलॉजिकल नहीं बल्कि पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अपस्मार बनाम मूर्छा। डायग्नोस्टिक्स में मास्टरी हासिल करने के लिए हमारी पहली नैदानिक तालिका यानी निदान बोधक सारणी को समझना बहुत जरूरी है। असली अपस्मार को मूर्छा से अलग कैसे करें, आइए देखते हैं। इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें लक्षणों का जो कॉन्ट्रास्ट है वो बिल्कुल साफ है। अपस्मार में सब कुछ एकदम अचानक होता है। आंखें असामान्य या टेढ़ी हो जाती हैं, मुंह से झाग आता है और जीभ कटने जैसी शारीरिक चोटें आम बात हैं। ये सब इसके पक्के लक्षण हैं। लेकिन दूसरी तरफ मूर्छा में ऐसा कुछ नहीं होता। आंखें बिल्कुल सीधी रहती है और चोट का तो कोई नामो निशान तक नहीं होता। अब टेबल के इस दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं। अपस्मार में ऑरा यानी पूर्वाभास होता है और हाथ पैर बहुत हिंसक रूप से फड़कते हैं। इसके अलावा अपस्मार में शरीर गर्म रहता है, लेकिन मूर्छा बिल्कुल अलग है। इसमें त्वचा ठंडी और चिपचिपी पड़ जाती है। बेहोश होने का कोई स्पष्ट बाहरी कारण जरूर होता है और पेट फूलना या मतली जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल लक्षण दिखाई देते हैं। ये रही ओरिजिनल निदान बोधक सारणी। ये उन 10 नैदानिक बिंदुओं का प्रामाणिक दस्तावेज है जिनकी हमने अभी बात की। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए ये एक परफेक्ट प्राइमरी रेफरेंस है। इन 10 पॉइंट्स को दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना ही अचूक डायग्नोसिस की चाबी है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 पर। अपस्मार बनाम योशापस्मार। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। असली जैविक अपस्मार को मनोवैज्ञानिक योशापस्मार से अलग पहचानना हर स्कॉलर के लिए बहुत क्रिटिकल है। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है सिचुएशनल अवेयरनेस यानी स्थिति की समझ। अगर दौरा नींद में आ रहा है या तब आ रहा है जब इंसान बिल्कुल अकेला है, तो समझ जाइए कि ये योशास्पार तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि योशास्पार में व्यक्ति हमेशा बहुत सावधानी से गिरता है ताकि उसे कोई चोट न लगे, और ये अक्सर तभी होता है जब आसपास उसे संभालने वाले लोग हों। इस स्लाइड को तो बिल्कुल हाईलाइट कर लेना चाहिए। योशापस्मार की सबसे बड़ी पहचान क्या है? इसमें जीभ कटने या मलमूत्र के अनियंत्रित होने जैसा कोई भी गंभीर शारीरिक आघात नहीं होता, और तो और एपिसोड के बाद इंसान तुरंत एकदम सचेत होकर उठ जाता है। जबकि असली अपस्मार में घटना के बाद रोगी अक्सर बहुत गहरी नींद में चला जाता है। सेक्शन 4 चरण दर चरण उपचार प्रक्रियाएं, जिसे क्रमबोधक सारणी भी कहा जाता है।
अब जब हमने डायग्नोसिस के सभी पहलू समझ लिए हैं, तो बारी आती है ट्रीटमेंट की। हृदय, मन और स्रोतों को फिर से जागृत करने के लिए शास्त्रीय उपचारों को एक लॉजिकल सीक्वेंस में फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोटोकॉल के सीक्वेंस को समझना सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। हम सीधे दवाइयां नहीं देते। सबसे पहला स्टेप है इंटेंसिव बॉडी क्लेंजिंग, यानी वमन और विरेचन के जरिए दोषों को बाहर निकालना। इसके बाद दोषों के हिसाब से स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर मालिश, नस्य या अंजन जैसी लोकल थेरेपीज का नंबर आता है। इसके तुरंत बाद मरीज को स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट यानी आश्वासन देना और आखिर में रसायन का उपयोग। ये पूरी प्रोसेस का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, आवश्यक औषधीय योग। ट्रीटमेंट का सीक्वेंस तो सेट हो गया, लेकिन इसके लिए किन स्पेसिफिक मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना है? स्रोत पाठ में बताए गए फॉर्मुलेशंस हमें एकदम याद होने चाहिए। ये रहे कुछ प्रमुख हर्बल और घृत फॉर्मुलेशंस, पंचगव्य घृत, ब्राह्मी घृत, पलंगशादी तेल। ये सब इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए बहुत ही अहम फार्माकोलॉजिकल टूल्स हैं। इनका मेन काम ही है दोषों को शांत करना और हमारे नर्वस सिस्टम को गहरा पोषण देना। ये शास्त्रीय उपचार के प्रमुख आधार हैं। यहाँ कुछ ऐतिहासिक और थोड़े असाधारण लगने वाले पशु व्युत्पन्न उपचारों का भी जिक्र है, जैसे कि कुछ विशेष प्रकार के मूत्र या फिर उल्लू और नेवले के बालों से किया जाने वाला धूपन। हमें इन्हें प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों की एक फैसिनेटिंग एकेडमिक इंसाइट के तौर पर देखना चाहिए। ये साफ साफ बताता है कि उस समय अत्यधिक गंभीर मामलों से निपटने के लिए ऐतिहासिक रूप से किस हद तक के उपाय प्रलेखित किए गए थे। और ये रही हमारी क्रमबोधक सारणी की ओरिजिनल इमेज। ये केवल उन सभी स्टेप बाय स्टेप उपचार, औषधि और आहार विहार के प्रोटोकॉल को डायरेक्टली वैलिडेट करती है जिनका हमने अभी विश्लेषण किया। ये एक ऐसा अमूल्य संदर्भ है जो बिल्कुल फिंगरटिप्स पर होना चाहिए। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, अनुशंसित आहार और जीवन शैली यानी आहार विहार। एक बार पेशेंट स्टेबल हो जाए तो उसे सही न्यूट्रिशन देना इस पूरे क्लिनिकल रिव्यू का आखिरी और सबसे मजबूत पिलर है। डाइट के मामले में क्लासिकल इंस्ट्रक्शंस एकदम क्लियर हैं। न्यूरोलॉजिकल रिकवरी के लिए आसानी से पचने वाले और 1 साल पुराने अनाज सबसे बेस्ट माने जाते हैं। इसके साथ मूंग की दाल, मीठे और पौष्टिक फल जैसे मुनक्का या सेब और सबसे ज़रूरी पुराना घी और गाय का दूध। ये सब मिलकर शरीर और दिमाग को वो स्थिरता देते हैं जिसकी उन्हें सख्त ज़रूरत होती है। तो चलिए इस रिव्यू गाइड को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल केस स्टडी सवाल के साथ खत्म करते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट खचाखच भरे कमरे में बहुत सावधानी से गिरता है, उसकी जीभ पर खरोंच तक नहीं आती और वो बिना किसी कंफ्यूजन के तुरंत उठ बैठता है। तो हमारी निदान बोधक सारणी के हिसाब से यहाँ तुरंत किस विशिष्ट डायग्नोसिस के बारे में सोचना चाहिए? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि असली और मनोवैज्ञानिक अपस्मार के बीच का ये फर्क ही सारी कहानी बदल देता है। इस एक्सप्लेनर सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।